नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही मार्मिक कहानी जिसका टाइटल है ढिबरी। ये डॉक्टर मधुकर गंगाधर के द्वारा लिखित पहली कहानी है। सचीत अचानक उठकर बैठ गया। अंधेरा है। घुप। चेतना आई तो पास लेटी सोनी को छूकर पूछा, तू चीखी थी सोनी? सोनी ने टूटती आवाज में हूँ कहा। सचीत खाट से नीचे उतर गया। ताक पर टटोलकर दिया सलाई देखी। ये घर है? उफ, घनचक्कर हो रहा है। एक दिया सलाई तक नहीं, मगर किसका कसूर है? किसका? कौन दिया सलाई लाकर उसके घर में रख जाएगा? वो कोने की ओर बढ़ता है। पाँव अचानक बाल्टी से टकराता है और ठन जैसी आवाज़ होती है। पानी फर्श पर फैल जाता है। सचीत का मन करता है कि वो चीख पड़े, खूब जोर से चीख पड़े, मगर चीखने के शब्द नहीं मिलते। आखिर क्या चीखे? दीवार के सहारे कोने तक जाता है। बोरसी में हाथ डालता है। राख की पत्तों के नीचे एक छोटी सी चिंगारी दिखलाई पड़ती है। छप्पर से थोड़ा सा खर खींच उस पर आग रखता है और फूंकता है। फूंक के साथ आग लहक उठती है और धुएं का गुब्बार उठ पड़ता है। उसकी आंखों में पानी भर आता है और दर्द होने लगता है। किसी ने ठीक ही कहा है, गृह कारज नाना जंजाला। आग जलती है और पिघले हुए सोने की तरह अंधकार में फैल जाती है। ताक पर रखी ढिबरी उठा लाता है। ढिबरी जलती ही नहीं। गुल झाड़ता है, बत्ती उकसाता है, लेकिन बनिया बड़ा बेईमान हो गया है। किरासन तेल में पानी मिलाकर बेचता है। अच्छा, का 1 रुपया बाकी है, देखा जाएगा। ढिबरी जलाते ही उसे प्यास लगती है। ढिबरी को ताक पर रखता है। सोनी को जाकर देखता है। वो बेखबर लेटी हुई है। सचीत की प्यास तेज हो जाती है। उठता है और बाहर निकलता है। घुप अंधेरा और साए साए करती हवा। इनारे पर पहुंचता है। डंडी की डोरी में बाल्टी बांधकर कुएं में डालता है। डंडे का बाँस चमगादड़ की तरह जोर से चर मर कर उठता है। वो बाल्टी को 2-3 बार धम धम करके पानी में डुबाता है और ऊपर खींच लेता है। तभी गांव के दूसरे छोर पर एक कुत्ता भौंकता है और थोड़ी दूर पर नाथ बाबा के थान वाले पीपल पर उल्लू चीखता है। आधी रात हो गई है। नाथ बाबा प्रजा को देखने निकल रहे हैं। अगवानी में कुत्ता और उल्लू एक साथ बोलते हैं। आधी रात में नाथ बाबा नीचे उतरकर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कौन भगत सुकर्म कर रहा है और कौन कुकर्म। सचीत का शरीर काँप उठा और रोंगटे खड़े हो गए। लगा कि वो सचमुच नाथ बाबा को पीपल से नीचे उतरते देख रहा है। लंबा और सोने जैसा शरीर, गेरुआ कपड़ा, बड़ी बड़ी जटा और हाथ में मोटा सोटा। वो इनारे के पाट पर माथा टेक देता है। नयन माए, आधी रात में जगाने के लिए क्षमा करना। उसे कुछ याद पड़ा और वो चिहुक पड़ा। आधी रात, साए साए हवा और वो घर की फरकी खुला छोड़ आया। भूत प्रेत देवता पितर के घूमने का समय। सोनी अकेली सोई है। दुजीबा औरत भी कहीं रात में अकेली रहती है। बाल्टी खोलकर वो पागल की तरह घर की ओर झपट पड़ा। आशंकाएं उसे घेरने लगीं। कहीं कुछ हो ना गया हो। अगर सोनी को कुछ हो गया तो सचीत कैसे जिएगा? ओसारे के निकट पहुंचता है तो हवा के झोंके से द्वार की फरकी पटाक से आवाज करती है। वो दौड़कर ओसारे पर चढ़ जाता है। बाल्टी को मोखा के निकट रखता है और भीतर घुसता है। सोनी, सोनी। सचीत ढिबरी उठाकर सोनी के निकट पहुंचता है। सोनी की पलकें मुंदी हैं और पीले चेहरे पर लकीरें उगी हैं। लगता है जैसे गहरी नींद में हो। सचीत सिरहाने बैठ जाता है और उसके बालों में अंगुलियां फेरने लगता है। सोनी पत्थर के टुकड़े की तरह पड़ी रहती है और सचीत फुस फुस स्वर में दोहराता है, सोनी, मेरी सोनी। बहुत देर तक ढिबरी पकड़े रहने के कारण उसका बायां हाथ दुखने लगता है। कुहनी के निकट की नसें चढ़ जाती हैं। प्यास की याद आती है। वो उठता है, ढिबरी को ताक पर रखता है और द्वार की ओर बढ़ता है।
फरकी को आधा हटाकर जैसे ही बाहर निकलने को होता है कि सोनी चीख पड़ती है, ओ माय गे। सचीत बिजली की तरह वापस आ जाता है और खाट पर झुक जाता है। सोनी की आंखें खुली हैं, बाल बिखरे हैं, ललाट पर पसीना चूचूहा आया है और दांतों पर दांत कसे जैसे वो किसी भयंकर पीड़ा को पीने का प्रयास कर रही है। सचीत छप्पर में खोसा बांस का पंखा निकालता है और धूल झाड़कर हवा करने लगता है। सोनी दांत भींचती हुई कहती है, माय गे, ओह प्राण नहीं बचेगा। सोनी, धरती पर बिछौना कर दो। सचीत टाट छाड़कर ज़मीन पर बिछा देता है और सहारा देकर खाट से उसे नीचे उतारकर बिस्तर पर सुलाता है। सोनी टाट पर आते ही जोरों से चीखती है, माय गे। सचीत भौचक है। वो कभी सोनी का सर सहलाता है तो कभी बाँह। सोनी कभी करवट बदलती है, कभी दांत भींचती है, कभी शरीर ऐंठती है। सचीत के भाल पर पसीना आ जाता है। अब क्या होगा? क्या किया जाना चाहिए? सोनी के पीले गुलगुले शरीर के प्रत्येक मरोड़ के साथ सचीत का प्राण मरोड़ा जा रहा है। सांसें तोड़ी जा रही हैं। सोनी कराहते हुए बोलती है, आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? अब मैं नहीं बचूंगी। सचीत बेबस होकर बोलता है, ऐसा ना कहो सोनी। सोनी फिर बोलती है, मैं झूठ नहीं कहती, तुम बैठे हो, किसी दरगिन को बुलाओ ना। सचीत सोनी की तरफ देखकर बोलता है, तुम अकेली रहोगी? हाँ। उसका मन करता है कि वो सोनी से लिपटकर खूब रोए और कहे, सोनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा सच्चो कैसे जिएगा? लेकिन वो चुप रहता है और पल भर बाद बाहर निकलता है। प्रत्येक कदम उसके पैर पत्थर हो रहे हैं। सूना घर, आधी रात, दुजीबा औरत। परबतिया माए का द्वार खटखटाता है। 2 बार हाँक के बाद परबतिया माए उठती हैं और जुओं भरे सर को खुजलाती हुई बाहर आती हैं। कौन हो बेटा? सचीत हूँ माए। इतनी रात गए, क्या बात है? सोनी को दर्द शुरू हो गया है। बेटा, इस गांव में 5-7 बूढ़ों पुरानों को छोड़कर सबका लार पुरैन परबतिया माए ने ही काटा है, मगर तुम्हारे बच्चे के लिए उसके हाथ बंधे हैं। क्यों? मुझे तो समूचे गांव के साथ रहना है ना बेटा। तब कैसे काम चलेगा? मैं क्या कहूँ बेटा, 10 टका दूंगा, चाहे लाख टका दे दो, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। सचीत को लगता है कि मंदिर के देवता ने वरदान देने के बदले पत्थर सर पर देकर मारा है। रात का अंधेरा और स्याह हो जाता है। झींगुर की झनकार महाकाल का अट्टहास हो जाती है। वो डगमग पैरों से घर की ओर चल पड़ता है। गांव के साथ रहना है, गांव के साथ नहीं रहोगी तो चुड़ैल। गांव के सारे लोग निस्तब्ध सोए हैं। बथानों पर गाय भैंस नाक बजा रही हैं। सचीत अपने बाप के घर के सामने आता है तो पल भर के लिए उसके पैर रुक जाते हैं। क्यों ना जाकर अपनी माँ को जगाए? माँ आखिर माँ होती है। वो दरवाजे की ओर मुड़ जाता है। दरवाजे पर मोहन सोया होगा, उसे जगा लिया जाए। एकाएक आंगन में जाने से तो चीख पुकार मच सकती है। मोहन को उठाता है। मोहन आंखें मलते हुए कहता है, मामा? सचीत मामा? हाँ रे, जरा अंगना जाकर माए को जगा दे। क्यों? सोनी को दर्द हो रहा है। दर्द? हाँ रे दर्द, लड़का होने वाला है। मोहन अट्टहास कर उठता है। मामा पागल हो गए हो? नानी माए भला उस मुसहरिन के दरगिन बनने क्यों जाएंगी? तुम तो मुसहरनी के साथ जात गवाकर मुसहर हो गए और टोले से बाहर घर बनाकर रहते हो। लेकिन नानी माए तो बीच गांव में रहती हैं और आज भी राजपुतानी हैं। सचीत कुछ बोलता नहीं, बरामदे से नीचे उतर आता है। लगता है उसके कानों में कोई खौलता तेल डाल रहा हो। टोले से अलग घर बनाकर रहते हो, मुसहरनी के साथ जात गंवाकर मुसहर हो गए हो। वो सोनी को जाकर क्या कहेगा? उसकी माँ राजपुतानी है, बाप राजपूत हैं और वो मुसहर हो गया। 1000 औरत मर्दों के बीच रहकर भी सचीत अकेला है। उसकी आंखें एक ओर लहकते घूरे पर जाती हैं और जल उठती हैं। यह सारा गांव राजपूतों का है और सचीत अकेला मुसहर हो गया। इसलिए राजपूतों की मूछें संवारने वाला नाई उसका बाल नहीं छाटता,
राजपूतों का कपड़ा धोने वाला धोबी उसका कपड़ा नहीं धोता। राजपूतों की दगरिन उसकी पत्नी के निकट नहीं जाती। लौटकर मोहन के निकट जाता है। मोहन खर्राटे लेने लगा है। वो फिर घूरे के निकट जाता है। उसके जी में आता है आग को उठाकर सारे गांव पर फेंक दे। ये गांव इसी के काबिल है। लेकिन सोनी अकेली है। आधी रात दुजीबा औरत। घर आता है तो देखता है सोनी का बिस्तर सिमट सिकुड़ गया है, जैसे दर्द से वो लोटती रही है। उसके कपड़े खुलकर इधर उधर बिखर गए हैं और वो कराह रही है। वो सोनी का सर गोद में लेकर सहलाता है। सोनी आंखें खोलती है। आ गए? बाहर जाओ ना, मैं ऐसी हालत में हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। सोनी अपने कपड़े ठीक करने का निरर्थक प्रयास करती है और सचीत को लगता है कि सोनी के दर्द भरे चेहरे पर भी लाज की लाली दौड़ गई है। वो बाहर आकर घुटनों में सर रखकर बैठ जाता है। सोनी के लिए क्या क्या नहीं बर्दाश्त किए हैं उसने, और भगवान ने आज सोनी की पुकार सुन ली। लड़का होगा तो उसे खाकी पैंट और उजली कमीज पहनाएगा, स्कूल में भर्ती कराएगा और पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। बाहर नाथ बाबा का पीपल कांप रहा है। हवा साए साए कर रही है और जब तब सोनी की चीख बाहर निकलकर दिशाओं में गूंज जाती है। गांव के एक किनारे जाने कैसा हल्ला होता है। कुत्ते भौंकने लगते हैं। भीतर सोनी जोर से चीखती है। वो उठकर खड़ा हो जाता है। गांव का हल्ला बढ़ने लगता है। सोनी फिर से चीखती है और सहसा एक बच्चे की सितारी तरल चेहू ध्वनि जैसे सब आवाज़ों के ऊपर गूंज उठती है। सचीत खुशी के मारे गूंगा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आपे में आता है तो पूछता है, क्या है सोनी, लड़का है या लड़की? सोनी, बोलो, अरे धीरे से बोल दो ना, मैं भीतर आऊँ सोनी? सोनी। वो अपने को और ज़्यादा नहीं रोक पाता है। गांव का हल्ला भयंकर रूप धारण कर चुका है। पता नहीं कोई चोर पकड़ा गया है या क्या है। लोगों की चीख पुकार फैल रही है, किंतु सबके ऊपर तैर रहा है बच्चे का चेहू चेहू। वो फरकी हटाकर भीतर घुसता है, ढिबरी उतारता है, मगर छूने के बाद ही ढिबरी की जोत कम होने लगती है। वो चुटकी से बाती उकसाता है, मगर जोत दबती ही जाती है और फिर वो ढिबरी बुझ जाती है। वो ढिबरी को हिलाकर देखता है, अब भी तेल है। बनिया तेल में पानी मिला देता है। वो गुस्से में आकर ढिबरी को ज़मीन पर पटक देता है और अपनी पहली संतान को देखने के लिए आगे बढ़ता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाकर अंधकार में टटोलता है। गांव के भीषण कोलाहल को वो जरा भी नहीं सुन रहा है और झोपड़ी के घुप अंधेरे में लगता है उसके हाथों की 10 उंगलियों में जैसे 10 सूरज जल उठे हों, जिनके प्रकाश में लहालहोट होकर वो अपने हाथों को आगे बढ़ाए जा रहा है। तो ये थी डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानी ढिबरी, जो उनकी पहली कहानी है। आगे मैं मन की उड़ान पे और भी ऐसी ही कहानियाँ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।